हेलो एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमपी टेट वर्ग 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला हम चला रहे हैं। इसमें हमने सवाल नंबर 1 से 70 तक के सवाल सोल्व कर लिए हैं। आज हम सवाल नंबर 71 से आगे के सवाल देखेंगे। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखिए, उनसे आपको हेल्प मिलेगी। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 71 से। सवाल दे रखा है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज एक्स, मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है ना। तो इफ़ इट्स साइड आर डबल्ड देन द न्यू एरिया इज, मतलब यदि इसकी भुजा को दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे ये हमने वर्ग जो लिया है इसका ABCD नाम दे दिया, और ये जो वर्ग है इसका नाम दे दिया हमने PQRS। वो कह रहा है कि इसकी साइड, इसका जो क्षेत्रफल है वो है एक्स है ना। तो हमने इसकी साइड मान ली ए। क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, भुजा का वर्ग। क्षेत्रफल जो होता है हमारा क्या होता है, भुजा का वर्ग। यदि भुजा का वर्ग कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल निकल जाता है। हमने यहाँ पर भुजा मान ली ए, तो ए का हम वर्ग कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल दे रखा है एक्स, तो यहाँ पर एक्स रख देंगे। वर्ग हटाया, इधर वर्गमूल लग जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, √x आ गई। भाई जो ये ए भुजा हमने मानी है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √x आ गई। अब इसकी साइड भी ए होगी, लेकिन इसमें क्या कह रहा है वो कि इसको दोगुनी कर दी जाए, तो ये √x क्या हो जाएगा, 2√x हो जाएगा, मतलब इसको डबल कर दिया हमने। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा वो हम निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है ना। लेकिन यहाँ भुजा कितनी हो गई हमारी, 2√x। तो 2√x का वर्ग कर देंगे हम, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और √x का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये x हो जाएगा। तो ये 4x हमारी क्या हो जाएगी, इसका नए वर्ग का एरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 72। सवाल 72 दे रखा है हमें 6 पदों का औसत 24 है, और पहला पद शेष पदों के योग का 1/5 है। तो पहली संख्या क्या होगी, द एवरेज ऑफ 6 टर्म्स इज 24 एंड द फर्स्ट टर्म्स इज 1/5 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स, व्हाट विल बी द फर्स्ट नंबर। मतलब पहला नंबर पूछा है उसने। 6 पदों का औसत हमें कितना दे रखा है उसने, 24, मतलब 6 पदों का औसत 24 है, तो 6 पदों का कुल योग कितना हो जाएगा, 144। अब वो कह रहा है कि शेष पदों के योग का 1/5 है पहला पद। तो पहला पद हमने मान लिया पहला पद x मान लिया हमने, है ना। जब हमने पहला पद x मान लिया तो बाकी के 5 पद क्या हो जाएंगे, 5 पद हो जाएंगे हमारे 144 माइनस x हो जाएंगे। पहला पद हमने x मान लिया तो बाकी के 5 पद 144 माइनस x हो जाएंगे। अब हमें सवाल में कह रहा है कि पहला पद x है ना। शेष पदों के योग, शेष पदों का योग कितना हो गया, 144 माइनस x, मतलब शेष जो 5 पद बचे हैं उनका योग हो गया 144 माइनस x। इसका 1/5 है ना। पहला पद शेष पदों के योग का 1/5 है, तो इसका गुणा इधर कर देंगे, ये हो जाएगा 5x बराबर 144 माइनस x। ये x उठ के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6x इक्वल टू 144। तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी कितनी, 6 दूनी 12, 2 बचा 24, 6 चौक 24। तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 24। मतलब पहला पद हमारा कितना आ जाएगा, 24। बी वाला उत्तर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सवाल नंबर 73। ए, बी और सी का औसत आयु 25 वर्ष थी, और बी और सी की आयु 25 वर्ष थी। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए, बी, सी की औसत आयु कितनी थी, 3 लोग हैं तो 3 का भाग दे देंगे हम, 25 वर्ष थी। तो ये कितनी हो जाएगी, ए, बी और सी की कुल आयु कितनी हो जाएगी हमारी, 75 साल। अब यहाँ कह रहा है कि बी और सी की औसत आयु, मतलब बी और सी की आयु कितनी है, 25 साल है, तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 50 साल हो जाएगी। बी और सी की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 50 साल हो जाएगी। अब यदि हम ए, बी, सी की आयु में से बी और सी की आयु माइनस कर देंगे तो ए की आयु निकल जाएगी हमारी। यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा। तो ए की आयु कितनी हो गई, 25 साल। तो 25 साल हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 74। लगातार 7 संख्याओं का औसत n है ना। यदि अगली 2 संख्याएं शामिल कर दी जाए तो औसत क्या होगा। जैसे इसने लगातार 7 संख्याएं दे रखी है, उनका औसत, संख्याएं नहीं दे रखी है, बोल रखा है कि लगातार 7 संख्याएं, तो हमने संख्याएं मान ली 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इनका औसत दे रखा है उसने,
कि औसत n है, तो इनको जोड़ देंगे तब औसत निकलेगा। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो ये संख्याओं का योग कर दिया, कुल संख्या कितनी है 7 है, और इसका औसत दे रखा है उसने हमें n। तो इसका योग कितना हो गया, 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 और 7 28। तो 28 बटे 7 हो जाएगा बराबर n। मतलब ये औसत जो n है, n की वैल्यू निकल जाएगी। तो n बराबर क्या आ गया हमारा 4। अब कह रहा है वो यदि अगली दो संख्याएं शामिल कर दी जाए, अगली दो संख्याएं कौन कौन सी, 8 और 9 शामिल कर दिए जाए तो औसत क्या होगा। अब 28 हमारा यहाँ पर औसत है, अगली दो संख्याएं शामिल कर दी जाए तो 8 16 8 9 और 8 और 1 9, 8 9 17 हो जाएगा। तो 17 हमने इसमें शामिल कर दिया तो कितना हो जाएगा, अब संख्याएं कितनी हो जाएगी हमारी 9 हो जाएगी। तो ये कितना हो गया हमारा 45 बटे 9। तो औसत कितना हो जाएगा हमारा 5। यहाँ n की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारी 5। तो कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। तो ये बाई इंक्रीज बाय 1, 1 की वृद्धि हो जाएगी इसमें, कितने की 1 की, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 75 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थपूर्ण नहीं है। ये रोमन नंबर से दे रखे हैं हमें। रोमन नंबर्स के कुछ नियम होते हैं, वो नियम मैं आपको बताता हूँ। रोमन नंबर्स अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के सिर्फ 7 वर्णों में डिवाइड है। जैसे जो हमारा जो हिंदी नंबर है, इंडो अरेबिक नंबर है 1 से 10 तक के, वो कितने अंक हैं, उसके 10 अंक हैं। लेकिन रोमन नंबरों के कितने अंक हैं, सिर्फ 9 अंक हैं। तो जैसे इसमें रोमन नंबरों में लिखने के लिए इसके साइन होते हैं अल्फ़ाबेट के आई, है ना, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। इनको क्या क्या व्यक्त किया गया है, आई को जो है 1 बोला जाता है, वी को 5 बोला जाता है, एक्स को 10 बोला जाता है, एल को 50 बोला जाता है और सी को 100 बोला जाता है, डी को 500 और एम को 1000। आपको डायरेक्ट ये अंक, ये जो अल्फ़ाबेट देकर भी इनके नंबर की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो ये भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है ना। आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, ये नंबर भी आपको, ये अल्फ़ाबेट नंबर भी आपको याद होना चाहिए, ताकि डायरेक्ट उसने दे दिया कि रोमन पद्धति में अंक अल्फ़ाबेट वर्ण एम का मान क्या होगा, तो उसने 1000 दे दिया, 2000 दे दिया, 500 दे दिया और 100 दे दिया, ऐसे ऑप्शन दे दिए। तो आपको ये भी याद होना बहुत ज़रूरी है। अब हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा अर्थपूर्ण नहीं है। अब इसमें हम इसके और जो कुछ नियम है वो नियम बताएंगे तो अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा अर्थपूर्ण नहीं है। जैसे क्या होता है, 1 को हम लिखते हैं आई, 2 को लिखते हैं हम क्या, जैसे 2, ये हो गया हमारा हिंदी वाला 2, इसको लिखते हैं आई, डबल आई, है ना। और 3 को लिखते हैं 3 बार आई, और 4 को लिखते हैं हम आई वी। तो यहाँ से एक नियम मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अंक होते हैं कौन कौन से, आई, एक्स, जो हमारे कौन कौन से नंबर होते हैं, आई, एक्स, सी और एम, इनको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। नंबर होता है वी, एल, डी, ये 3 नंबर रिपीट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं। तो अब यहाँ जैसे ये 3 लिखा, तो इसमें एक और आई लिखकर 4 क्यों नहीं लिखा, तो वो इसलिए नहीं लिखा कि जो आई, एक्स, सी और एम, ये जो 4 अंक हैं ये 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं। और नंबर जो इसका अल्फ़ाबेटिक नंबर है वी, एल, डी, ये रिपीट ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 3 बार के बाद जो चौथा अंक होता है उसको अगली संख्या में लेकर प्लस या माइनस करते हैं। अब प्लस माइनस का क्या फंडा होता है, जैसे ये होता है हमारा 5, अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि हम वी को क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। तो 5 के यदि लेफ़्ट साइड में हम कोई नंबर लिखेंगे तो वो क्या होगा, माइनस होगा, और राइट साइड में कोई नंबर लिखेंगे तो वो प्लस होगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने यदि 1 लिखा तो ये आई वी कितना हो गया, 4 हो गया। और यदि मैंने जैसे इसको हटा दिया और यदि यहाँ पर 1 लिखा तो ये कितना हो गया, वी आई, ये 6 हो गया। मतलब इसके लेफ़्ट तरफ कोई अंक लिखने पर माइनस होता है और राइट तरफ कोई अंक लिखने पर प्लस होता है। तो ये एक नियम हो गया, मतलब अलग अलग नियम हो गए कि लेफ्ट तरफ माइनस होता है, राइट तरफ प्लस होता है। अगला नियम क्या है कि ये 3 अंक रिपीट होते हैं, वो भी मतलब 4 अंक रिपीट होते हैं, वो भी सिर्फ 3 बार। आई, एक्स, सी, एम 3 बार तक रिपीट हो सकते हैं, 3 बार से चौथी बार आप रिपीट मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। वी, एल और डी रिपीट नहीं होते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे 10 से बड़ी संख्याएं हैं,
यदि 10 से बड़ी संख्याएं हैं तो उनको व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दहाई और फिर इकाई के रूप में विभाजित किया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया 13, तो मैं 13 को कैसे लिखूंगा, पहले दहाई, मतलब इकाई का 1 होता है, दहाई का 10 होता है, तो मैं पहले 10 लिखूंगा फिर 3 लिखूंगा, इस तरह से इसको 13 बनाऊंगा। तो 10 का मेरा क्या होगा, 10 का हो जाएगा x और 3 का क्या हो जाएगा प्लस में, मतलब यहाँ पर प्लस नहीं लगाना है हमें, यहाँ हो जाएगा 3i, 3 बार i, तो ये हो गया हमारा 13, है ना। इस तरह से जैसे मैंने अगला नंबर ले लिया, अगला नंबर मैं ले लेता हूँ क्या, 18 ले लिया मैंने, तो मैं पहले लिखूँगा 10 और फिर लिखूँगा 8। 10 को मैं लिख दूँगा x और 8 को क्या लिख दूँगा मैं, 8 को लिखते हैं हम v i, ये 5 और ये 3 8, मतलब राइट तरफ जाता है तो जुड़ता है, तो ये v i, ये हो गया हमारा 18। ऐसे लिख दिया हमने, जैसे 29 को लिख दिया, तो 29 को क्या लिखेंगे हम, 29 को लिखेंगे 10 + 9, है ना। तो ये हो गया x और 9 का क्या हो जाएगा हमारा ix, है ना। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया नंबर 35, तो 35 को क्या लिख देंगे हम, x 3 बार तक रिपीट हो सकता है, चौथी बार रिपीट नहीं होगा। चौथी बार में क्या होगा, इसमें प्लस होगा, तो ये v, ये हो गया हमारा 35, है ना। i, x, c, m 3 बार तक रिपीट हो सकते हैं, v, l और d रिपीट नहीं हो सकते। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जैसे ये 10 है, तो 10 से बड़ी संख्याओं के लिए मैंने क्या बताया आपको कि पहले दहाई का अंक लेते हैं और फिर मतलब दहाई के बेस पे उसे तोड़ते हैं और फिर इकाई वाला जो नंबर है उसको प्लस या माइनस करते हैं। तो इस तरह से ये 10 और जैसे हमें यहाँ लिखना था क्या, वो लिखा है x और v, तो ये नंबर राइट हो जाएगा, ना कि x v, इस तरह से राइट नहीं होगा, है ना। इसका आधार 10 है, जिसका आधार 10 है उसको पहले इकाई और फिर दहाई, मतलब पहले दहाई फिर इकाई, पहले दहाई फिर इकाई, आधार 10 वाले जो नंबर वो पहले लिखेंगे, उसके बाद हम इकाई अंक वाले नंबर लिखेंगे। तो ये राइट केस कौन सा होगा इसमें, एक्स वी। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ये वाला गलत हो जाएगा, मतलब कौन सा अर्थपूर्ण नहीं है, सॉरी ये अर्थपूर्ण नहीं है, तो ये वाला राइट हो जाएगा बी एक्स, ये अर्थपूर्ण नहीं है, ऑप्शन ए हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर हमें ये इसकी मैंने डिटेल दे रखी है, इसमें आपको सारे ही नियम भी दे रखे हैं और संख्याओं को व्यक्त करना भी ये मैंने यहाँ पर बता दिया है। आगे हम सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 76, निम्नलिखित अभिव्यक्ति में इकाई अंक बताइए। मतलब जैसे हमें दे रखा है 784 × 418 × 317 × 753, तो इसमें हमें क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम सिर्फ इकाई अंकों का गुणा कर लेंगे, 3 7 21 का 1, फिर 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8, फिर 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चौक 32, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 32, तो 32 का इकाई अंक क्या आ जाएगा 2, तो ऑप्शन ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मतलब हमें 4 8 7 और 3 का गुणा कर लेना है। तो 8 जो इसके नंबर आ रहे हैं, जैसे 8 चौक 32 आ रहा है, फिर इधर क्या आ रहा है 7 या 21, तो फिर इन नंबरों का गुणा कर लेना है, मतलब सिर्फ इकाई नंबर का गुणा करना है हमें, तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा इकाई अंक हो जाएगा 2, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 77 दे रखा है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है और उनका गुणनफल 336 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अलजेब्रा का फार्मूला होता है, वो फार्मूला लगा लेंगे या वैसे भी सोल्व हो जाएगा ये, लेकिन वैसे सोल्व करने में हमें कोई नंबर मानना पड़ेगा और नंबर मान के उसका हम जो है गुणनखंड निकालेंगे, तो वो 336 आना चाहिए। तो जैसे अलजेब्रा का फार्मूले से ही करवा देता हूँ मैं आपको। जैसे दो नंबर का अंतर दे रखा है, तो इसमें हम फार्मूला लगा लेंगे a - b का होल स्क्वायर वाला, वो हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो अब हमें अंतर दे रखा है 5, तो हम यहाँ 5 का, दो नंबर का अंतर, दो नंबर मान लिए हमने, जैसे a और b है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू, मतलब गुणनखंड क्या दे रखा है हमें उनका 336 है। तो 336 दूनी क्या हो जाएगा 672, 672 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 25 प्लस 672। क्या करा मैंने कि ये 336 दूनी 672 हुआ था, इसको पक्षांतर करके इधर लाया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, इतना सा करा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 5 2 7, 7 2 9 और
697। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालना है, दोनों संख्याओं का योग निकालना है। ये तो संख्याओं के वर्गों का योग आ गया। अब हमें संख्याएं निकालना है, तो हम इसी जो नंबर है इसको इसी का जो ए प्लस बी वाला फार्मूला है उसमें पुट कर देंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से उठा कर रख देंगे, तो ये हो गई हमारा 697 प्लस 2। ये ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारी, ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 336 है, तो यहाँ पर 336 हो जाएगा। अब ये हो गया 336 दूनी 672, 672, ये हो गया 697। जोड़ देंगे इनको, 7 2 9 और 9 7 16 का 6, हासिल 1 6 6 12 और 1 13, 1369 हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, है ना। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इधर वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल लग जाएगा। अब 1369 किसका वर्गमूल होता है ये हमें ध्यान रखना है। तो ये लगभग 35 के आसपास जा रहा है, तो हम इसमें एक अनुमान लगा कर इसमें 37 का वर्गमूल निकाल लेंगे। मतलब ये 37 का वर्ग होता है 1369। 37 का यदि वर्ग करेंगे हम तो वो होगा 1369। 7 का स्क्वायर करा, 7 7 49 का 9, कैरी आएगा 4, 7 या 21, 21 चौक 84 और 4 84, नहीं 7 या 21 दूनी 42, 42 और 4 46, 46 का 6, फिर कैरी आ गया 4, 3 या 9 और 4 13, तो ये आ गया हमारा 1369। मतलब इसका वर्ग करने का मैंने डायरेक्ट करा है, आपको मैं किसी वीडियो में इसकी ट्रिक बताऊंगा, या लास्ट जो अगर समय बचा तो हम लास्ट में कर लेंगे। तो ये हमारा जो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ये 37 हमारा ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम 78। ए क्यूबॉइड हैव लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 25 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इन सेंटीमीटर क्यूब। एक घनाभ की लंबाई हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई 10 दे रखी है और ऊंचाई उसकी 25 दे रखी है। तो घनाभ का आयतन हमें पूछा है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है हमारा, आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना। L इंटू बी इंटू एच, ये एल बी एच हमारा इसका क्या होता है, जो घनाभ का आयतन होता है। तो लंबाई कितनी हो गई हमारी 15 गुणित चौड़ाई कितनी हो गई हमारी 10 और ऊंचाई कितनी हो गई हमारी 25। तो 25 15 का गुणा करेंगे, 25 धाम 250 और 25 पंजे 125, 250 और 125 हो जाएगा हमारा 375, 375 और यहाँ की 1 0 ये लग जाएगी, तो ये हो गया हमारा 3750। मतलब हमारा वॉल्यूम कितना निकल गया, 3750। तो ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो और फार्मूले हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे घनाभ का आयतन तो बता ही दिया मैंने, अब घनाभ का मैं बता देता हूँ आपका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ पिछले वीडियो में भी हमने इसका चर्चा की थी। इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ LBH मैंने ये बताया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको यहाँ पर दे दिया है ना। फिर इसका वक्र पृष्ठ, वक्र या पार्श्व पृष्ठ क्या होता है हमारा, ये होता है 2HL प्लस B। इसका विकर्ण क्या होता है हमारा, घनाभ का विकर्ण होता है इस मतलब अंडर रूट में L का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस H का वर्ग। ये हमारे घनाभ से संबंधित फार्मूले हो गए। अगला सवाल देखेंगे हम 79। एक घन का कुल सतह क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना। तो घन का आयतन क्या है, मतलब द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, मतलब उसने हमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर। कुल सतह क्षेत्रफल मतलब ये है संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। ये यहाँ अंग्रेजी में उसने स्पष्ट दे रखा है टोटल सरफेस एरिया, यहाँ कुल दे रखा है जो संपूर्ण होता है ना। तो ये हो गया कितना 96 इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो ये 6 इधर डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पर, यहाँ से हटके, है ना। तो ये हो गया कितना 6 कम 6 3 बचा 6 6 36। तो ये हो गया हमारा 16 ए स्क्वायर। वर्ग हटाएंगे वर्गमूल लग जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। अब हमें पूछा क्या है, घन का आयतन पूछा है। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है हमारा ए का क्यूब,
ए का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कर देंगे, 4 चौक 16 चौक 64, तो ये 64 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 80 दे रखा है, चूज करेक्ट रिस्पॉन्स द 5% ऑफ 125 इज 6.25, ट्रू एंड फॉल्स। मतलब ये जो सवाल दे रखा है हमें, पेडागोजी का सवाल है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू, ये जो किससे संबंधित है, ये प्रकार किससे संबंधित है, तो अल्टरनेट रिस्पॉन्स टाइप, वैकल्पिक प्रतिक्रिया प्रकार, कॉम्प्लीजन टाइप, समापन प्रकार, मतलब और सिंपल रिकॉल टाइप, सरल स्मरण प्रकार, मल्टीपल चॉइस टाइप, या बहुविकल्पी प्रकार। तो ये जो सत्य असत्य वाला जो प्रश्न होता है, सत्य असत्य वाला प्रश्न किस तरह का होता है, ये वैकल्पिक उत्तर होते हैं। क्या होते हैं, वैकल्पिक प्रकार होता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुविकल्पी क्या होते हैं, जैसे ए बी सी डी 4 विकल्प दे दिए, जिस तरह का हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुविकल्पी ही प्रश्न है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में हमने यहीं तक सवाल सॉल्व किए हैं। आगे के जो सवाल हैं हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है।